हेलो बच्चों, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यूनिट कर रहे थे और बेटा तुम लोगों को बताया था कि ये बेसिक चैप्टर जो है बड़ा काम का है, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसके बाद वाले चैप्टर जो हार्ड चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाती है। जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बताया था कि कैसे ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से जो पेरेंट इस अर्थ पे पहले से प्रोड्यूस है वो अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म का एक नए ऑफस्प्रिंग का उत्पत्ति करवाता है अपने स्पेसिस नंबर, अपने रेसिस को मेंटेन करने के लिए, है ना। उसके बाद बच्चे तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफरेंट बातें की और लास्ट क्लास में आपको बताया कि बाइनरी फ्यूजन, बडिंग या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट टाइप्स, आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी बातें आपको मैंने समझाई। और अब समय है इस चैप्टर के कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। लास्ट क्लास जो तुम्हें बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह, वो सारी बातें की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट अभी जो बातें करूंगा वो मैं करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वो मैं बातें करूंगा अभी किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बातें करूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको समझनी है बच्चे, है ना, क्योंकि ये आपको अगर लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बेटा एक बात बताओ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक बात लिखता हूं मैं यहां, देखो मैं मान लो यहां पे लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम क्या देखते हो कि मान लो बेटा तुम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो वहां पर तुमने दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई की थी। एक पढ़ा था तुमने प्रोकैरियोट्स और बेटा दूसरा तुमने पढ़ा था यूकैरियोट्स। पहला पढ़ा था तुमने क्या? प्रोकैरियोट, और दूसरा पढ़ा था क्या? यूकैरियोट्स पढ़ा था, ठीक है। प्रोकैरियोट में तुमने पढ़ा था कि मोनेरा होता है और यूकैरियोट में तुमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल होता है, ठीक है। ये बातें याद है बच्चा। एक बात और तुम्हें ध्यान रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन इधर प्रोकैरियोट में नहीं होता है लेकिन यूकैरियोट में होता है। तुमको पता है कि प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया वगैरह आता है मोनेरा में, तो यहां पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, बट प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमल में गैमेट फॉर्मेशन पक्का होगा। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चा। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन है आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं तब गैमेटिक फ्यूजन नहीं, जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं तब गैमेटिक फ्यूजन नहीं, जब गैमेटिक फ्यूजन नहीं तब जाइगोट नहीं। बट इधर क्या हुआ? गैमेट्स भी बनेगा, गैमेट फ्यूजन भी होगा और जाइगोट भी आएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है बच्चा कि यहां पे गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये चारों में ये चीज होता है। एक्चुअली में यहां देखिए मुद्दा ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो, मुद्दा यहां पर ये है कि आपको इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी अगर इनका ऐसा अगर नहीं होगा। तो यह कैसे ट्रांसफर होता है? यह ट्रांसफर ऑफ
जेनेटिक मटेरियल वो 3 मेथड से होता है बेटा, 3 मेथड से होता है। कौन कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू से यहाँ पर इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है, और मतलब ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, एक बात और बताओ कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो आपने देखा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इनमें जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो आपका यहाँ पे वेरियस टाइप से होता है। ये हम लोग डिटेल में करेंगे। तो एक बात बतानी थी कि प्रोकैरियोट्स में जो गैमेट वगैरह जाइगोट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन से मेथड से, मतलब इसमें से कौन सा फेवरेबल है प्रोकैरियोट्स के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन था कंजुगेशन भी। तो कंजुगेशन में क्या होता है कि कंजुगेशन ट्यूब बनता है। मान लो 2 ऑर्गेनिज्म है तो आपस में बीच में ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना के आपस में ये गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान तुम्हें रखनी होगी कि ये किस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ। बेटा एक बात बताओ, अगर प्लांट में गैमेट फॉर्मेशन किससे होता है, किस डिवीजन से होता है? सेल डिवीजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, या तुम ऐसे कह सकते हो रादर कि गैमेटिक फॉर्मेशन जो होता है वो प्लांट में या एनिमल में वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिखता हूं गैमेट फॉर्मेशन in plant, gamete formation in plant is plant by mitosis division, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, लेकिन उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल बाय meiosis division, गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल बाय meiosis division। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखो हंस भी रहा है, नहीं याद रखोगे तो हंसेगा तुम पे, है ना। तो गैमेट फॉर्मेशन इन प्लांट बाय माइटोसिस डिवीजन, बट गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल बाय meiosis डिवीजन। ठीक है, तो गैमेट की जो फॉर्मेशन होता है प्लांट में वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, बट गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है इन एनिमल में बाय meiosis डिवीजन होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, गैमेट फॉर्मेशन इन प्लांट बाय माइटोसिस डिवीजन एंड गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल बाय meiosis डिवीजन, ये चीज़ तुमको समझना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? चलो एक बात और बेटा,
तुमको बतानी है। कि मान लो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा तीन फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? तीन फेज आते हैं। तीन फेज आते हैं। ठीक है, देखो सेंटर पे हम क्या रखेंगे? सेंटर पे हम फर्टिलाइजेशन रखेंगे। सेंटर पे हम क्या रखेंगे बच्चा? फर्टिलाइजेशन रखेंगे। और फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट होंगे उसे प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के जो पहले जितने भी इवेंट होंगे उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट होंगे उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। बच्चा हम क्या देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में जो पीरियड्स होंगे, मान लो कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपके वेजिटेटिव पीरियड होंगे, जुवेनाइन पीरियड होगा, वेजिटेटिव होगा और जुवेनाइन होगा, है ना बच्चा। इस पीरियड में ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड जो होगा ये रिप्रोडक्टिव होगा। ठीक है बच्चा, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और ये जो होगा आपका सेनेसेंट होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तीन पीरियड और भी होते हैं, वेजिटेटिव पीरियड होते हैं, जुवेनाइन पीरियड होते हैं और रिप्रोडक्टिव पीरियड होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चा तुम्हारा कंडीशन दो रहेगा। इधर पहले तुमको समझना है कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, या इसको भी हटाओ, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है इसको अभी मैं इरेज करता हूँ। पहले ऐसे समझो, थोड़ा सा और तुम्हारे लिए तोड़ा तुम्हें समझाने के लिए। पहले इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, एक बात देखो, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ समझो। फर्टिलाइजेशन की तैयारी इधर होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज आया वो इसमें होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, अगर हम इसको बोल दें कि इस बार बीच में हम रिप्रोडक्टिव फेज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बच्चा? रिप्रोडक्टिव फेज रख रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या आपका हो जाएगा? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। अब तो तुम समझ जाओगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा बच्चा। और बेटा इधर क्या हो जाएगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा। तो बच्चा इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जुवेनाइन फेज है, जुवेनाइन फेज है, या इसको कह सकते हो ये वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज है। ठीक है, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। ये बच्चा जो है आपका रिप्रोडक्टिव फेज है, और ये जो बच्चा ये सेनेसेंट फेज है, सेनेसेंट फेज है। सेनेसेंट फेज जब हुआ, ये तीनों फेज तुम समझे कि रिप्रोडक्टिव फेज है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है ना बच्चा। तो अब इधर क्या है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी बातें तुम इससे करनी है। चलो नोट करो, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली बात क्या होगी कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा
सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा, है ना, सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, बट गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ गए? तो ये काम जो हुआ वो रिप्रोडक्टिव से पहले, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, दूसरा बात कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है बेटा, इसमें क्या होगा, वही सेक्स ऑर्गन जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में डेवलप किया था, ग्रोथ किया था, मैच्योर किया था, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में गैमेट फॉर्मेशन करेगा। सेक्स ऑर्गन की इज्जत कैसे बढ़ती है? सेक्स ऑर्गन की इज्जत तब बढ़ती है जब उसका क्या होता है, उसमें गैमेट फॉर्मेशन वो करने लगे तब। अगर वो गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसका क्या होगा बेटा, सेक्स ऑर्गन की इज्जत बढ़ेगी, मतलब सेक्स ऑर्गन काम का है ना। इस तरह क्या होगा, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो होता बच्चा वो करने लगेगा क्या, गैमेट फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, तो इस बातों को काउंट किया, कहा कि सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ होगा, ग्रोथ, डेवलप, मैच्योर, बट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, डॉन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब सेक्स ऑर्गन में ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हुआ है, मैच्योर हुआ है, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं किया है। इधर क्या होगा, सेक्स हार्मोन हाई होगा, सबसे पहले सेक्स हार्मोन हाई होगा। ठीक है, और यहां से दूसरी बात ध्यान रखनी है कि बच्चा सेक्स ऑर्गन कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स, प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इधर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करेगा। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जानते हो ना, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करेगा। और बच्चा मेटाबॉलिज्म जब डिक्रीज करेगा तो ऑर्गेनिज्म फिजिकली वीक होगा, एंड फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये किस में होगा बच्चा, बोलो, सेनेसेंट में होगा। कब, कहाँ होगा, सेनेसेंट फेज में होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने तीनों फेज के लिए क्या होगा। तो बच्चा एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गया कि यहां पर 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, और आपका बोलो सेनेसेंट फेज। ठीक है, अब बेटा ये बातें लिख लिए हो, इसको कॉपी कर लो। जब तक मैं बोर्ड से इसलिए हटता हूं ताकि तुम लोग लिख सको, देख सको अच्छे से ना, इसको कॉपी किया करो। चलो अब देखो, अब देखो बच्चा, जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोगों को सेक्सुअलिटी देखना है। सेक्सुअलिटी,
सेक्सुअलिटी कैसी कैसी होती है ऑर्गेनिज्म में। हम लोगों को क्या देखना है, सेक्सुअलिटी। हम लोगों को सेक्सुअलिटी देखना बच्चा, सेक्सुअलिटी देखना है। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इन ऐसे लिखो कैपिटल में, और ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या देखना है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखना है, ठीक है बच्चा। मैं फिर से एक बार RH विटेकर क्लासिफिकेशन पर जाऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th पे, और वहाँ पर तुमको मैं ये समझाऊंगा कि 3 होता है। 3 होता है मतलब कौन कौन सा। पहला बात हम करेंगे यहाँ पे प्लांट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट के बारे में बात करेंगे, ठीक। दूसरी बात हम करेंगे फंजाई के बारे में, फंजाई के बारे में बात करेंगे, ठीक। तीसरी बात हम करेंगे एनिमल के बारे में। तीसरी बात क्या करेंगे, एनिमल के बारे में, ठीक है। फंजाई, प्लांट और एनिमल के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, वो होता है स्टेमन, और ये मेल है, और मेल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो होता है पिस्टिल या कार्पेल। ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। एनिमल में केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है बेटा, टेस्टिस। और फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरी। टेस्टिस होता है और ओवरी होता है। फंजाई के केस में थैलॉइड बॉडी होता है ना, फंजाई और एल्गी का, थैलोफाइटा। फंजाई जो था वो थैलोफाइटा है, तो इसका बॉडी क्या होता है, थैलॉइड होता है। और थैलॉइड बॉडी का मतलब बेटा कि इसका बॉडी में मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं है। समझ गए, मतलब इसके बॉडी में ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट नहीं है, इसका बॉडी सिर्फ थैलस लाइक स्ट्रक्चर का है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं आपको, थैलिक बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चा, थैलिक बॉडी। बोलो, दिख रहा है, क्या बोलते हैं बेटा, थैलिक बॉडी हम लोग बोलते हैं। तो अगर इस थैलिक को इधर थैलिक लिखा और इधर लिखा थैलिक, अगर इस थैलिक को हम होमोथैलिक बोले तो, और इस थैलिक को अगर हम हेटेरोथैलिक बोले तो, हेट्रोथैलिक बोले तो, हेट्रोथैलिक बोले और होमोथैलिक बोले तो, ठीक बच्चा। अगर गैमेट ठीक है, अगर गैमेट मतलब मेल और फीमेल जो करे प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी अगर सेम इंडिविजुअल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स produced by same individual, इसे हम होमोथैलिक बोलते हैं।
और बच्चा अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स produced by different individual, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चा? मेल और गैमेट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, तो इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोथैलिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है और होमो मतलब क्या होता है बेटा? सेम होता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बच्चा? तो बच्चा जब होमोथैलिक गैमेट्स, जब एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपको होमोथैलिक बोलेंगे। और जब अलग अलग गैमेट्स बनाएगा दोनों, मतलब मेल अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल अलग में हो रही है गैमेट्स का प्रोड्यूक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोथैलिक बोलेंगे। तो इन दोनों बातों को बच्चे अच्छे से कॉपी कर लो, लिख लो। ठीक है, अभी क्या देखना है? सेक्सुअलिटी देखिए, अभी हमको कुछ बातें और करनी है। सेक्सुअलिटी के बाद हम लोगों को भी कुछ बातें और करनी है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने तुमसे कहा कि बच्चे ऑर्गेनिज्म का 3 फेज होता है। तुमने कहा कि हाँ सर याद है। मैंने कहा कौन कौन सा बताओ फटाफट। तुमने कहा रिप्रोडक्टिव फेज, हम बोलेंगे अच्छा बीच वाला, और रिप्रोडक्टिव के इधर प्री रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज था उसमें हम लोगों को एक बात अभी समझनी है, वो क्या है कि बेटा जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये फेज जो होता है, दिस फेज कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज बच्चा, कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करें। दिस फेज इंडिकेट अब क्या देखें बेटा, कहा कि रिप्रोडक्टिव फेज जो बात की थी, मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 3 फेज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है बच्चा, मैंने जब कहा रिप्रोडक्टिव फेज जो हुआ तो इसने कहा कि दिस फेज इंडिकेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। इस फेज को हम लोग को जनरली एंजियोस्पर्म के बारे में जो एक्सेप्शन है वो इकट्ठा करने हैं। तो एंजियोस्पर्म फ्लावर मतलब जब फ्लावर आने लगे किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तब तुम कहोगे कि हाँ जी हाँ ये क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव फेज है। ये क्या आपका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की केस में, एंजियोस्पर्म के केस में यह फेज में क्या आ जाता है? फ्लावर आ जाता है, तो इसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि दिस फेज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। ठीक, इसके जो केसेस हैं, इसके जो केस हैं वो 2 केस हैं। पहला केस है मोनोकार्पिक और दूसरा केस है पॉलीकार्पिक। ठीक है बच्चा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में तुमको जरा सा डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा कि मोनोकार्पिक में क्या होता है कि फ्लावर वंस इन देयर लाइफ साइकिल एंडेड, एक बार फ्लावर उसकी पूरी ज़िंदगी में आएगा और वो प्लांट उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आएगा और चला जाएगा। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब इधर बहुत बार। ठीक है, तो जो आपके मोनोकार्पिक है ना, मोनोकार्पिक है, इसमें फ्लावर उसके लाइफ साइकिल में एक बार आएगा। उसके लाइफ साइकिल में कब आएगा?
एक बार आएगा, और फ्लावर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मोनोकार्पिक के बाद दूसरा केस है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक में क्या होगा कि उसके सीजन आउट द थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग होते रहेगा, बट मोनोकार्पिक में क्या होगा, एक ही बार आएगा। मोनोकार्पिक का जो कुछ केस है वो 3 केस हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक को हमने डिवाइड किया 3 केस में। किसमें किसमें, ऐसे लिख देता हूं बच्चे। एनुअल नंबर 1 क्या, कौन सा, एनुअल। नंबर 2 कौन सा, बाइनियल्स। एंड नंबर 3 कौन सा, पेरिनियल। ठीक, नंबर 3 कौन सा, पेरिनियल। बच्चा एनुअल मतलब आपको पता है कि 1 साल पर, और बाइनियल्स मतलब आपको पता है कब आएगा फ्लावर उसमें, बाइनियल्स मतलब आपका आया 2 साल के अंतर्गत पे। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये बिट है, ये राइस है, ये एनुअल का एग्जाम्पल है, ये बाइनल का। एक बार पूछा कि राइस क्या होता है, सटाइवा और आइजा जो आपका होता है वो क्या होता है। ठीक है, राइस का बॉटनिकल नेम है। तो ये एनुअल होता है, बाइनियल होता है, पेरिनियल होता है, क्या होता है, मोनोकार्पिक सब दिया था। तो बच्चा एक बार ध्यान रखना कि इसका आंसर होगा एनुअल। ठीक है, क्वेश्चन इधर ये है कि कुछ प्लांट फ्लावर जो होते हैं वो एक्सेप्शंस हैं, यानी पेरिनियल्स। पेरिनियल्स में एक लंबे समय तक के बाद फ्लावरिंग होता है और बहुत इंतजार करता है। एक प्लांट पेरिनियल के केस में अपने फ्लावरिंग का जद्दोजहद से इंतजार करता है, और जब उसके बाद फ्लावरिंग हो जाता है तो वो क्या होता है, डेथ कर जाता है। उसका एग्जाम्पल है कि आपको तमिलनाडु वगैरह में स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में मिला, और इसको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया गया। बट ये लास्ट बार फ्लावर कब दिया था, सितंबर अक्टूबर 2006। एनसीईआरटी का लाइन क्वेश्चन बनता है। पेरिनियल में आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं कि स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना और दूसरा है आपका बैम्बू। ठीक है, बम्बूसा। तो स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना फ्लावर अपने 12 साल पहले दिया था। ठीक है, अभी तक उसके बाद नहीं दिया। तो बैम्बू जो है वो 150 और 100 साल के बाद फ्लावरिंग करता है और उसके बाद डेथ कर जाता है। भाई तो ऐसा जीना भी कोई जीना कि एक तो इंतजार किया फ्लावरिंग का, और जब फ्लावरिंग हुआ तो वो क्या कर गया, डेथ कर गया। ठीक, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मोनोकार्पिक प्लांट का काम क्या होता है और पॉलीकार्पिक प्लांट का काम क्या होता है ना। एनुअल क्या है, बाइनियल्स क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बच्चा उसके बाद पॉलीकार्पिक जो होता है वो वैसा प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग जो होता है वो थ्रू आउट ऑफ द ईयर होते रहता है। बात समझना, एक कभी कभी उसमें पर्टिकुलर सीजन में होता है, जैसे आम का। ठीक है, आम में आपका एक पर्टिकुलर सीजन पे आता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पॉलीकार्पिक में एक एक्सेप्शन है, हर साल आने वाला फ्लावर सीजनल होता है, लेकिन जो चाइना रोज होता है जनरली ये सीजनल होता है बेटा, बट आपका जो चाइना रोज होता है हिबिस्कस, ये आपका पूरे साल थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता रहता है। थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता रहता है, थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता रहता है। तो बेटा मोनोकार्पिक समझ गए क्या है, पेरेनियल समझ गए, पॉलीकार्पिक क्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा था ना। रिप्रोडक्टिव फेज का आभास एंजियोस्पर्म में ऐसे होता है जब उसमें फ्लावरिंग आ जाता है। तो ठीक, तो ये सारी बातें तुम समझ गए हो, कॉपी कर लो।
बाबू एक बात और मुझे बताओ कि मान लो मैं अगर इसकी सेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वैसे केस में हम क्या देखते हैं कि कॉपी हो गया, मिटा दूँ।